Hello dear students, how are you all? I hope you all are fine and safe. So dear students, today we will discuss uses of dimensional analysis, and this is the most important part of this chapter. From here the question may be there in your final exams. So let's begin. So uses of dimensional analysis. So dimensional analysis के बच्चों there are three uses. There are three uses of dimensional analysis. We will discuss them one by one. एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे. So let's begin, and the first one is to convert one system of unit to another system of unit. Another system of unit. So this is the first advantage, first use of this dimensional analysis. हम क्या कर सकते हैं, किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से. कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है, वो सारे हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अब सबसे पहले हेडिंग को ही समझते हैं. वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, ये है क्या? बच्चों आप बड़ी लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है. तो ये आप बड़ी लोअर क्लासेस से क्या डिस्कस कर रहे हो. क्या आपके माइंड में कभी क्वेश्चन राइज हुआ कि ये कैसे कन्वर्ट, कहाँ से आया ये सब कुछ? ठीक है, ये सब इसके पीछे क्या साइंस है, क्या फिजिक्स है, क्या मैथ्स है, वो सब हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 1 मीटर 100 के बराबर क्यों सेंटीमीटर में. ठीक है, तो वहाँ पे हुआ क्या, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हमने याद कर लिया. तो यहाँ पे क्या था, ये मीटर मतलब SI सिस्टम, सेंटीमीटर मतलब CGS सिस्टम. तो कहाँ से कहाँ चले गए हम, SI से CGS. यही इसका मीनिंग है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मान लो इन फर्स्ट सिस्टम, कोई फर्स्ट सिस्टम है हमारे पास, कोई भी हो सकता है, वो SI हो सकता है, CGS हो सकता है, FPS, MKS, वो कुछ भी हो सकता है. कोई फिजिकल क्वांटिटी ली हमने x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, N1 इंटू U1. फर्स्ट सिस्टम के लिए सबस्क्रिप्ट में U1 लगा दिया. n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका, N1, U1 उसका यूनिट है. ठीक है, अब अगर M1, L1, T1 मैंने मान लिया कि वो मास लेंथ टाइम को क्या कर रहे हैं, उस सिस्टम के फंडामेंटल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यूनिट को बच्चों, M1, L1, T1. ठीक है, अब इनके कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले में इनके कुछ ना कुछ डायमेंशंस भी होंगे. वो किस पे डिपेंड करेंगे डायमेंशंस, यूनिट पे. जैसे अगर लेंथ ही हुआ तो पावर 1 होगी, अगर एरिया है तो पावर 2 होगी, अगर वॉल्यूम है तो पावर 3 होगा, अगर स्पीड है तो LT-1 होगा. तो ये जो डायमेंशंस हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, यूनिट पे. तो यूनिट हमने कोई भी मान रखी है हाइपोथेटिकल, तो मैं यहाँ पे ABC मान रहा हूँ. ठीक है, ये है फर्स्ट सिस्टम में कोई फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, कोई फर्स्ट सिस्टम में फर्स्ट इक्वेशन. अब हम कहाँ चले गए, सेकंड सिस्टम में. इन सेकंड सिस्टम वही फिजिकल क्वांटिटी. अब मान लो क्या है, यहां से समझो आप इसको, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर में लिख रहा हूं. जब मैं 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या फिजिकल क्वांटिटी चेंज हुई? नहीं चेंज हुई. यहां भी लेंथ है, यहां पे भी लेंथ है. जस्ट चेंज क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई है 1 से 100 पे, यूनिट चेंज हो गई है मीटर से 100 पे. अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से 100, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया तो मीटर से सेंटीमीटर यूनिट क्या हो गया, घट गया. तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट. किसी सिस्टम में अगर कोई यूनिट है उसको चेंज करोगे आप, ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर गए तो सेंटीमीटर जाते न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया, बट वो यूनिट छोटा हो गया. ठीक है, तो ये भी याद रखना है. तो सेकंड सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होता, वो वही रहेगा x. जस्ट क्या चेंज होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर चेंज हो गया. ठीक है,
अब N2 तो एज इट इज, जो यूनिट है वो अगेन मास, लेंथ, टाइम, ये उसके फंडामेंटल हो सिस्टम में। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये डायमेंशंस क्यों नहीं चेंज हुए। बच्चों देखो क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे डायमेंशंस क्या है, लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है 1 मीटर, एल डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है एल। तो डायमेंशंस थोड़ी चेंज होते हैं सिस्टम को चेंज करने पे, जस्ट क्या चेंज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज होता है, बट डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो बड़ी ही कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, आपको ये सब क्या है अच्छे से याद रखना है। ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम को चेंज किया 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर, एसआई से सीजीएस चले गए, तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पे भी सेम फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको नोट डाउन करें पॉज करके, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं क्या लिख सकता हूं, N2 M2A L2B T2C is equal to N1 M1A L1B T1C. I can write this. Now rearranging N2, इस सारे को इधर ले जाएंगे, सब कहाँ है, डिनोमिनेटर में N1 M1 बाई M2 कर दूंगा मैं, पावर A हो जाएगा, L1 बाई L2 कर दूंगा, पावर B हो जाएगा, T1 बाई T2 पावर हो जाएगा C। तो ये आ गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो इसको पॉज करके नोट डाउन करें। ओके, अब हम इसका क्या करेंगे, एप्लीकेशन पार्ट, वी विल डू इट्स एप्लीकेशन पार्ट। कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप भी कुछ क्वेश्चंस को अपने बिहाफ पे डिस्कस करें। एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। We will start with simple. Convert 1 Newton into डाइन। न्यूटन मतलब ये कौन सा सिस्टम है, एसआई। डाइन बच्चों सीजीएस, डाइन बच्चों क्या है, सीजीएस। ये तो एसआई है, ये डाइन मतलब फोर्स का यूनिट है सीजीएस में। हमें क्या करना है, 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो हमें पता ही है, आप उसको भी करके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि वो 100 ही आएगा नहीं आएगा, कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया, ठीक है, वो गलत नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन इज द एसआई यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। अब हमें क्या करना है, एसआई से सीजीएस चलना है, ठीक है। अब न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स लिखेंगे सबसे पहले। क्या होता है, m/L/T-2। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, नहीं तो होता है, मास के लिए m, एक्सेलरेशन L/T-2 हो गया, ठीक है। तो जो AM/L/T इनकी जो पावर्स और डायमेंशंस होते हैं तो हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड के साथ। A1 हो गया, B1 हो गया, C-2 हो गया, ठीक है। आपकी मर्जी है, इसको A लिखो, B लिखो, C लिखो, XYZ कुछ भी लिखो, बट याद कर रखना है कि M की पावर जो है वो M की पावर दूसरे के साथ ही लगाना है, ठीक है। फॉर्मूला मैं समझा दूंगा। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, SI से CGS, सो SI से CGS। SI में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बच्चों, देखो 1, CGS में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, हमें तो निकालना है। मास का फंडामेंटल 1 kg होता है, यहाँ मास M2 से लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 ग्राम। लेंथ का फंडामेंटल यहाँ 1 मीटर होता है, यहाँ लेंथ का फंडामेंटल सेंटीमीटर। टाइम का फंडामेंटल 1 सेकंड होता है, यहाँ टाइम का फंडामेंटल 1 सेकंड ही होता है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ तक उतार लो, जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर A
L1 अपॉन L2 पावर B, T1 अपॉन T2 पावर C। बच्चों आप किसी भी पावर को ABC लिख लेना, बट आपकी मर्जी है, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो हमेशा इसको A लिखना, आपकी मर्जी है बच्चों, आप इसको P लिखो, आप इसको XYZ, ठीक है। बट गलती कहाँ मत कर देना, यहाँ पे मत कर देना। M के साथ M1 बाई M2, तो M की जो पावर है वही लगाना, गलती से इसको A मान के यहाँ कोई वो वाली गलती मत कर देना कि यहाँ पे B की पावर लिख दो या A की लिख दो या C की लिख दो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप इसको XYZ लिखो, आपकी मर्जी है PQR लिखो, वट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। बट टू अवॉइड मिस्टेक इट्स बेटर, ठीक है। आप यूज टू हो जाओगे ना उस चीज से, फिर ABC मान लिया तो हर एक फॉर्मूले में आप ABC मानोगे, पुट भी ABC करोगे, गलती के चांसेस कम है वहां पे। अब N1 कितना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो 1 है, SI में 1 kg होता है बाय 1 ग्राम पावर 1। L1 अपॉन L2 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर पावर 1, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड पावर -2, ये तो कट जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको होल करते हैं आगे, 1 kg 1000 ग्राम बाय ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, ये कट जाएंगे, क्या बचेगा 10 की पावर 1 2 3 4 5, ये आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। हैंस वी कैन राइट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो आप क्या करना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगा यू प्लीज आस्क मी। सो सेकंड यूज इज to check the correctness of a formula। कोई भी फिजिकल रिलेशन होगा उसका आपको करेक्टनेस क्या करना है, चेक करना है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे किसी क्वेश्चन की हेल्प से ही। तो क्वेश्चन आएगा कि आपने बच्चे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं फिजिकल टू एम में, ठीक है, क्या ये ठीक है नहीं है, हम डायमेंशनल एनालिसिस से यूज़ करके उसको चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। इसको बताना है कि ये ठीक है या गलत है। तो सबसे पहला स्टेप ही क्या है कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जितनी फिजिकल क्वांटिटी है सबके फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। सो फर्स्ट स्टेप इज राइट द डायमेंशनल फॉर्मूलेज ऑफ ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज which are there in the given relation. So dimensional formula of S being a length L, dimensional formula of V U velocity LT minus 1, dimensional formula of T being time T, हाफ तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं, डायमेंशनल एक्सेलरेशन LT माइनस 1, टाइम को ऑलरेडी लिख चुके हैं। जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं सबके डायमेंशंस लिख लो। सेकेंड स्टेप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन राइट हैंड साइड। फिर जो राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड जो भी है, लेफ्ट हैंड साइड तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका लिखने का फायदा ही नहीं है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ ऐड होके आ रहा है, उसका नेट निकाल लो क्या आएगा। U का क्या है बच्चों LT माइनस 1, T का T, हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है नहीं एक्सेलरेशन, LT माइनस 2, टाइम का स्क्वायर है T2, ये T माइनस 1 ये प्लस 1 क्या बचेगा L, ये T माइनस 2 ये T2 क्या बचेगा L, क्योंकि ये इसको कैंसिल करेगा ये इसको कैंसिल करेगा L प्लस L। अब लेंथ में लेंथ ऐड कर रहे हो बच्चों, ठीक है, ये वो वाला एडिशन नहीं है 5 + 3 = 8, ये बिल्कुल ठीक है। बट 5 मीटर प्लस 3 मीटर = 8 मीटर, ठीक है। ये तो नहीं करते यहाँ पे A 5 + 3 8 मीटर प्लस मीटर 2 मीटर = 16 मीटर, ऐसा तो नहीं करते ना, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट में यूनिट ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, जस्ट यूनिट ही मिलेगा ना। सेम यहाँ पे डायमेंशन क्या मिलेगा, डायमेंशन ही मिलेगा ना। लेंथ में ऐड करोगे लेंथ क्या मिलेगा, लेंथ का ही डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा ना, ठीक है। तो 5 मीटर प्लस 3 मीटर = 8 मीटर हो गया, ठीक है। लेंथ क्या मिला, लेंथ मिला, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको क्या है कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। इज इक्वल टू सबको डायमेंशनली ऐड किया, क्या मिला, लेंथ मिला। वो किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, राइट हैंड साइड का, तो ये लेंथ मिला। लेफ्ट हैंड साइड का भी क्या है
यही है। हेंस डायमेंशनली फॉर्मूला इज करेक्ट, हेंस डायमेंशनली फॉर्मूला इज करेक्ट। करेक्ट है बच्चों ये फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो। तो कोई भी आपको रिलेशन दिया होगा, आपको जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के सभी के सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूले, फर्स्ट स्टेप राइट ऑल द डायमेंशनल फॉर्मूले, सेकंड स्टेप चेक द डायमेंशंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इफ दे आर इक्वल फॉर्मूला इज करेक्ट, अदरवाइज फॉर्मूला इज इनकरेक्ट डायमेंशनली। अब यहाँ पे इसी का लिमिटेशन क्या हो जाएगा डायमेंशन एनालिसिस का, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। अब जैसे बच्चों हाफ का कोई रोल है नहीं है, तो अगर इसी फॉर्मूले में मैं अगर 580 स्क्वायर लिख दूंगा तो उसको भी करेक्ट बता देगा। 1080 स्क्वायर लिख दूंगा या यहाँ पे इधर 3 लगा दूंगा, 380, सबको क्या बताएगा, करेक्ट। बट इन रियलिटी वो है क्या, करेक्ट, हाफ। तो ये इसका लिमिटेशन है, ये कांस्टेंट के बारे में नहीं बताता कि कांस्टेंट क्या है क्या नहीं है, ठीक है। थर्ड, टू डेराइव relation between given physical quantities या कोई भी आपको फॉर्मूला डेराइव करना भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, टू डेराइव एनी फॉर्मूला, ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको देगा, आपको क्या निकालना, उसका फॉर्मूला निकालना है। अब यहां पे क्या मिलेगा, ये भी आप क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से ही समझेंगे इसको भी। यहां पे बच्चों आपको क्या मिलेगा, एक स्टेटमेंट मिलेगी, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लेते हैं कोई हम, तो क्या स्टेटमेंट है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, कोई सिंपल पेंडुलम है, उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड कर रहा है किस किस पे, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे, मास ऑफ द बॉब पे, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, इन पे डिपेंड कर रहा है। फाइंड द रिलेशन, इन सब में क्या करना है, रिलेशन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे, एक बार आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, मैं इसको ऊपर से रब कर रहा हूं, सॉल्यूशन सब में यही रहेगा बच्चों स्टेप्स, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड है टी, वो डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ पे, मास पे, बॉब के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। किस पावर से डिपेंड कर रहा है वो हमें नहीं पता, तो मान लेंगे ए बी सी पे डिपेंड कर रहा है। अब बच्चों के दिमाग में कि सर आपने तीनों को डायरेक्ट लिख दिया, बच्चों डायरेक्ट मैंने कुछ लिखा ही नहीं। अगर ए की पावर नेगेटिव हो गई तो लेंथ ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। बी की पावर नेगेटिव हो गई है तो ऑटोमेटिक बी का एम का आएगा नीचे, ऑटोमेटिक वो कहाँ चला जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है। अभी पावर नहीं है ना हमें पता, अगर सी नेगेटिव हो गया तो जी नीचे आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटा के बच्चों आपको पता है ओम्स लॉ में भी लिखा था आपने 10th में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो क्या लिख देता आई यार सॉरी। तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के क्या क्या आता है, कांस्टेंट इक्वल टू हो जाता है वो। तो मैंने एक कांस्टेंट K लिख दिया और ये K क्या है, डायमेंशनलेस। K क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है। अब फॉर्मूले में इक्वल टू आ गया तो मतलब क्या है, इस साइड के डायमेंशन और इस साइड के डायमेंशन क्या आएंगे, इक्वल। देयरफॉर
इस साइड का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी ही होता है, इज इक्वल टू, इसका तो कोई डायमेंशन है ही नहीं है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल पावर ए है। मास का डायमेंशन क्या होता है, एम पावर बी है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगेन एक्सेलेरेशन एल टी -2 होता है, पावर सी है। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग, ठीक है, प्रिंसिपल, क्योंकि फॉर्मूला करेक्ट है तो दोनों साइड के डायमेंशन भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, टी, एल इधर भी है इधर भी है, सबसे पहले एम लिख लेंगे, एम बी, एल एल ए प्लस सी, टी कहीं नहीं है, सिर्फ लास्ट में ही है, -2c, ये लिख दिया हमने। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले बराबर हैं तो डायमेंशन भी क्या आएंगे, बराबर, ठीक है। देयरफॉर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी यूज करेंगे। इधर मास नहीं है तो मास की इधर पावर है, इधर नहीं है तो मैं क्या लिख दूंगा, b = 0, ये आ गई एक वैल्यू। तो इधर लेंथ है इधर नहीं है, इधर है तो a + c = 0, ये फर्स्ट, ये सेकंड। इधर टाइम है इधर भी है, इधर पावर 1 है, इज इक्वल टू -2c, दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू -1/2, थर्ड, ठीक है। दोबारा देखते हैं स्टेप एक बार। सबसे पहले जो चीज जिस पे डिपेंड कर रही है उस फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे लिख दो, जिस पे डिपेंड कर रहा है, पावर्स लिख दो ABC। फिर प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट ले आओ, डायमेंशनलेस। फिर दोनों साइड के डायमेंशन लिख दो, क्योंकि फॉर्मूला = आ गया तो दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल आएंगे, वो लिख दो। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा दो कि दोनों साइड का डायमेंशनल फॉर्मूले बराबर हैं तो डायमेंशंस भी बराबर आएंगे, वो लगा दिया इधर। अब c की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो, दिस इंप्लाइज a - ½ इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ, ये आ गया। अब a b c की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, यहां तक नोट डाउन कर लो, ओके। ना पुट द वैल्यू ऑफ ABC, यहां पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। सो t इज इक्वल टू k, l की पावर ½ b की पावर 0, g की पावर -½ m की पावर 0, किसी की पावर 0 1, सो t इज इक्वल टू k। रीअरेंज, मैंने कहा था ना कि ऑटोमेटिक पावर आ जाएंगी, माइनस आ गया, अब ये कहाँ चलेगा, ऑटोमेटिक इनवर्स रिलेशन हो गया इसके साथ। l की पावर ½ g की पावर ½ कंबाइन करके लिख देंगे k l/g, ये आ गया फॉर्मूला। इसी में एक लिमिटेशन भी आ गया, वो लिमिटेशन क्या है कि इस k की वैल्यू क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इन रियलिटी इट इज 2π, बट हमें तो नहीं पता ना, इस डायमेंशनल एनालिसिस ने तो नहीं बताया ना, तो ये भी नहीं हमें यहाँ से पता चला, ठीक है। सो आई होप बच्चों आपको ये क्या क्लियर है। आप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस द वेरियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज रेज योर क्वेरीज टू मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।